हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। स्टेबिलिटी फैक्टर का बेसिक फॉर्मूला हमने बना लिया था और उसके बाद में एक और फॉर्मूला बनाया था हमने, और ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, है ना। दिस इज स्टेबिलिटी फैक्टर। और हमने ये बोला था कि स्टेबिलिटी फैक्टर एक्चुअल में क्या बताता है। जो स्टेबिलिटी फैक्टर ये बताता है आपको कि अगर आपका जो ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर है उसके कुछ पैरामीटर्स में चेंज हो रहा है, जैसे लीकेज करंट में अगर चेंज हो रहा है तो उसके सापेक्ष, उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट करंट पर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ भी चेंज हो तो उसकी वजह से आउटपुट पर कम से कम इफेक्ट पड़ना चाहिए, आउटपुट पर जो इफेक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। और आउटपुट पर कम से कम इफेक्ट हो, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी लेस। एस का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। एस का वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी फैक्टर, उतना ही अपना एम्पलीफायर अच्छा एम्पलीफायर होगा। ठीक है। अब देखो कुछ जो हमने बाइसिंग के दो स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, एक तो फिक्स्ड बाइस, एक तो नियत बाइस, एक स्वाभिनति बाइस वाला। उन दोनों के लिए मैं स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें हमने सर्किट बनाया था कि अच्छा इस तरीके से सर्किट को लगाओगे आप, या तो फिक्स्ड बाइस में या सेल्फ एमीटर वाले में। अगर उस तरीके से आप सर्किट को लगाते हो तो उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आता है वो चेक करते हैं। आओ, तो ये फॉर्मूला है अपने पास में, स्टेबिलिटी फैक्टर चेक करते हैं अभी। स्टेबिलिटी फैक्टर, स्थायित्व गुणांक, तो किसके लिए? नियत बाइस के लिए, नियत बाइसीकरण या नियत बाइस के लिए स्थायित्व गुणांक। स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बाइस, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बाइसिंग या फिक्स्ड बाइस। देखो अभी स्टेबिलिटी फैक्टर का आप डायग्राम जानते हो ना, सर्किट जो जानते हो ना, मैं बना रहा हूं यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर का। मैं फाइनल सर्किट बना रहा हूँ, मेन सर्किट आप जानते हो, मैं फाइनल सर्किट बना रहा हूँ जिससे इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं उस सर्किट को बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट। और उस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर का सर्किट जो होता था फिक्स्ड बाइस का, VCC प्लस माइनस, यहाँ से करंट आ रहा IC, और यहाँ पे इसको आप E, ये B, ये C, ये यहाँ पे आप एक RB होता था यहाँ पे, जो इसको इधर ले आते थे RB, और यहाँ पर एक VCC, ये बैटरी कनेक्ट कर देते थे। ये प्लस माइनस, यहाँ से करंट जो आता था वो IB करंट होता था, ये होता था, ये NPN। ठीक है, ये आपका सर्किट है, क्लियर है। अब देखो इधर से जब करंट जाता है, मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए। और स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ? स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए मुझे ये फॉर्मूले में डेल्टा IB ये वैल्यू कैलकुलेट करके ये चाहिए, डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, IB और IC के दो वैल्यू कैलकुलेट करते थे दोनों लूप से। तो मैं फर्स्ट लूप से IB का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। उस IB का वैल्यू वाला जो इक्वेशन है बस वो कैलकुलेट करना, उसकी हेल्प से मैं ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। IB का आ गया तो उसका IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा अपने पास में। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो इसमें इसको लूप 1 बोल रहा हूँ। लूप 1 में KVL अप्लाई करूंगा, जैसे पहले किया था वही करना है। यहाँ पे इधर से करंट जा रहा है, IB करंट जा रहा है, इधर प्लस एंटर कर रहा है, इधर माइनस बाहर जा रहा है, आउटगोइंग। यहाँ पर जो वोल्टेज है B और E के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या होता है, VBE। यहाँ से एंटर कर रहा है तो प्लस आ जाएगा, इधर आउटवर्ड है, बाहर जा रहा तो माइनस हो जाएगा। इस लूप 1 में, इस लूप में KVL अप्लाई कर रहा हूँ, KVL इन लूप 1। तो लूप 1 में KVL लगाने पर देखो क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, ठीक है। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, IB इंटू RB, राइट। तो वोल्टेज ड्रॉप इज IB इंटू RB, क्लियर। यहाँ पे फिर आगे गया तो यहाँ पर इस जंक्शन पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VBE, और पॉजिटिव से जा रहा हूं तो VBE पॉजिटिव में आएगा, प्लस VBE, ठीक है। फिर यहां से आया, इधर आया माइनस VCC इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया IB इज इक्वल्स टू VCC माइनस VBE अपॉन
RB, ये मिल गया मुझे, है ना। या मुझे चाहिए क्या, मुझे स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, और स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए IB का IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। वो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। तो देखो ये है, इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ मैं। पहले इक्वेशन नंबर कुछ लिखा क्या, हमने कुछ नहीं लिखा ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। समीकरण 1 का IC के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू IC। इसका IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो देखो करो भैया, इसका अवकलन करेंगे तो DIB अपॉन DIC। इधर तो सब कांस्टेंट है, VCC, VBE, RB, ये तो सब फिक्स कर रखे हैं। VCC क्या है, बैटरी है, बैटरी तो मैंने जो लगा रखी है। VB है, बैटरी जंक्शन का वोल्टेज है, वो भी फिक्स है, एक ट्रांजिस्टर है उसके लिए फिक्स है ये। RB है तो लगा रखा, वही लगा रखा मैंने, सारी चीज़ें फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए ना अपने को। नाउ स्थायित्व गुणांक, स्टेबिलिटी फैक्टर जो S होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन DIB अपॉन DIC। यही होता है ना फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर का। तो इस फॉर्मूले में मेरे को DIB अपॉन DIC का वैल्यू कैलकुलेट, ये सारा डायग्राम, ये सर्किट, ये इक्वेशन क्यों फाइंड आउट किया, KVL वगैरह क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये DIB अपॉन DIC चाहिए था। इस वैल्यू के लिए इतना तामझाम बनाया मैंने, ठीक है। तो DIB अपॉन DIC का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 देखो S इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, और यह 1 माइनस बीटा इंटू 0 आ गया। तो S का वैल्यू आ गया 1 प्लस बीटा, और नीचे तो ये तो 0 हो गया, 1 बचा, तो S का वैल्यू आ गया 1 प्लस बीटा। मैंने बोला था कि बीटा का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, एक के कंपैरिजन में, मतलब बीटा होता है जैसे 40-50 से स्टार्ट होता है, 100, 150 कुछ भी हो सकता है, मतलब S का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से S का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि S का वैल्यू कम हो वो अच्छी बात होती है। मैंने ये बताया था, एम्पलीफायर के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम हो वो अच्छा है। यहाँ पे S का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आपका जो नियत बाइस का जोड़ने का तरीका है ना, ये नियत बाइस का ये स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब सॉरी इसको फिक्स्ड बाइस है, तो फिक्स्ड बाइस का जो सर्किट है ना वो सही एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर आप डीजे वाला आपका जो एम्पलीफायर लेके आता है उसके अंदर अगर आपका फिक्स्ड बाइस का सर्किट है तो वो अच्छा एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, फ्लक्चुएशन होता रहेगा उसमें, तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा एम्पलीफायर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्क्लूजन लिख सकते हैं। क्या कॉन्क्लूजन लिख सकते हैं? यहाँ से कॉन्क्लूजन लिख सकते हैं कि नियत बाइसिंग के लिए S का मान काफ़ी अधिक होता है, अतः प्रवर्धक अच्छा नहीं है। तो लिख लो यहाँ पे, पहले तो ये तो छाप ही लिया होगा ना आपने, ये तो छाप ही लिया होगा, जिसने नहीं छापा छाप लेना इसको। लिखो नियत बाइसीकरण के लिए स्थायित्व गुणांक का मान, नियत बाइसीकरण के लिए स्थायित्व गुणांक का मान बहुत अधिक होता है। नियत बाइसीकरण के लिए स्थायित्व गुणांक का मान बहुत अधिक होता है, अतः नियत बाइसीकरण प्रवर्धक की अनुक्रिया के लिए कम उपयुक्त है। प्रवर्धक की अनुक्रिया मतलब प्रवर्धक के काम में लेने के लिए कम काम का है, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंग्लिश में लिखो द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड
द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बाइस इज वेरी हाई, the stability factor for fixed biasing या fixed bias is very high, therefore fixed biasing is not appropriate for the amplification circuit, for the amplifier circuit, ऐसे लिख लो, for amplifier सर्किट। मतलब इस फिक्स्ड बाइस वाला सर्किट काम में लेके अगर आप एम्पलीफायर बनाते हो तो वो एम्पलीफायर एक अच्छा एम्पलीफायर नहीं होगा। क्लियर? चलो भैया, नेक्स्ट हमने दो बाइसिंग पढ़े थे ना, दो टाइप के बाइसिंग पढ़े थे, दो टाइप के। एक तो हो गया फिक्स्ड बाइस, तो हो गया नियत बाइस। अब सेल्फ एमीटर वाला, सेल्फ और स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर सेल्फ और एमीटर फीडबैक बाइसिंग, एमीटर फीडबैक बाइसिंग। स्वाभिनति या इसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जक, स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी प्रवर्धक के लिए स्थायित्व गुणांक, ठीक है, के लिए स्थायित्व गुणांक। देखो स्टेबिलिटी फैक्टर और कैसे है, अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, सेकंड के लिए। और सेकंड के लिए जो लास्ट का सर्किट आया था वो सर्किट के बारे में बात करूंगा, जो हमने थेवेनिन वाला सर्किट बनाया था वो उसकी बात करूंगा डायरेक्ट। तो उसका सर्किट क्या आया था, इसीलिए मैंने वो पहले सर्किट सिखा दिए थे उनके। उसका सर्किट आया था, तो आपको ध्यान रखना भैया, आपको ध्यान पूरा रखना पड़ेगा, कहानी पूरी ध्यान होनी चाहिए आपको। इसमें 4 रेसिस्टेंस होते हैं, एक तो RE, एक RL और 2 इधर होते हैं। उन दोनों से हमने एक रेसिस्टेंस बना दिया था और वो आया था यहाँ पे RTH और VTH, ये मिला था। आपको याद हो तो, नहीं भी याद है तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। इधर से करंट IC आता है, इधर करंट IB आता है। मुझे इस पार्ट में, इस पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, इधर वाले लेफ्ट के लिए मुझे क्या करना है, वो लगाना है, KVL लगाना है, ठीक है। इस लेफ्ट पार्ट के लिए, इसमें लूप 1 में, तो इसके लिए KVL लगाते हैं। तो देखो इधर से करंट गया, ये प्लस माइनस है, इधर से करंट गया, इधर एंटर करा प्लस, इधर आउट गोइंग है माइनस, फिर ये B पॉइंट है बेस, ये एमीटर पॉइंट है E, ये C पॉइंट है। तो ये B और E के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं VBE, राइट। इधर से एंटर कर रहा है ना जंक्शन पे, तो इधर प्लस हो गया, इधर से बाहर निकल रहा है माइनस। फिर इधर जो करंट जा रहा है, एक सेकेंड, ये हो गया माइनस, यहाँ पे जंक्शन पे क्या हो गया माइनस। यहाँ से करंट IE जा रहा है, E में करंट I जाएगा, तो ये अंदर प्लस और ये बाहर, अंदर जा रहा है ना प्लस हो गया, ये बाहर निकल रहा माइनस हो गया। ये तो आप जानते हैं। इसमें KVL अप्लाई करो, तो KVL इन लूप 1, KVL इन लूप 1 में KVL लगाओ भैया। इसमें KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट हो गया IB, रेसिस्टेंस RTH, और प्लस से एंटर कर रहा हूँ प्लस, तो IB इंटू RTH। फिर आगे गया तो यहाँ पर वोल्टेज VBE और प्लस में आएगा प्लस VBE। फिर इधर आया, इधर माइनस VTH इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया IB इज इक्वल टू VTH माइनस VBE। ओ एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ ये कर दिया, देखो एक टर्म छोड़ दिया मैंने। यहां से IB इंटू RTH, IB इंटू RTH, इधर आया प्लस VBE,
प्लस VBE। फिर यहां पर वोल्टेज ड्रॉप, यहां पे क्या होगा, करंट IE इंटू RE प्लस IE इंटू RE। फिर इधर से इधर आया, माइनस से एंटर किया, माइनस VTH इज इक्वल टू 0। तो इसको देखो, ये आ गया जो भी आया, इसको ठीक से लिखो, IB RTH प्लस IE RE इज इक्वल्स टू VTH को उधर भेज दिया और VBE को भी उधर ट्रांसफर कर दिया, तो VBE ये आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ और बात बताता हूँ। कुछ इक्वेशन नंबर, इसमें भी कुछ इक्वेशन नंबर लिख दूँ क्या मैं? हाँ, इसमें भी कुछ इक्वेशन नंबर लिख देते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक चल रहा है ना ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब देखो ये जो IE है, सिंस IE इज इक्वल्स टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है वैसे तो, है ना, ये होता है। लेकिन आप याद करना, जब हमने इसका सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्या किया था, IB को ऑलमोस्ट 0 कर दिया था, है ना, और IE को IC के बराबर ही लिखा था। लेकिन यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो IE का वैल्यू IB और IC के टर्म्स में लिखो। तो फ्रॉम 1 और 2 बाई 1 and 2, देखो 1 और 2 से बात करें तो ये आएगा IB RTH प्लस IE का वैल्यू है IB प्लस IC, और यहाँ से आएगा RE इक्वल्स टू VTH माइनस VBE, राइट। जिसने नहीं छापा है यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना भैया, है ना, मैं साइड में हो लिया। अब आगे देखिए ये अगर इस सर्किट की बात करूँ तो इस सर्किट में सर्किट क्या है, इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो IB इसमें भी है, तो दोनों में से IB कॉमन ले लिया, इसमें आ गया RTH और इसमें से आएगा RE, और इसमें बचेगा IC RE इज इक्वल टू VTH माइनस VBE। ठीक है यार, मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, स्थायित्व गुणांक कैलकुलेट करना है। और स्थायित्व गुणांक कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे स्थायित्व गुणांक के लिए डेल्टा DIB अपॉन DIC, मतलब IB का IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, IB का IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो IB का IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हेलो हाँ जी, मुकेश कुमार कुमावत है ना, हाँ हाँ के नाम से। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हुआ, क्या बोल रहा था मैं, कुछ बोल रहा था, हाँ, स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना था अपने को। तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए DIB अपॉन DIC चाहिए ना। तो DIB अपॉन DIC मतलब IB का IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं क्योंकि IB है अपने पास में। तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग, या हिंदी में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर जो है वो, उपरोक्त समीकरण का IC के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग द अबाव इक्वेशन, विथ रिस्पेक्ट टू IC के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, DIB अपॉन DIC, और ये आएगा RTH प्लस RE। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बच गया, IB का IC के रिस्पेक्ट में अवकलन ये हो गया। यहाँ पर IC का 1 हो गया, RE कांस्टेंट है, इधर ये सब कांस्टेंट, तो इनका सबका हो गया 0, डिफरेंशिएशन अवकलन। आगे देखो, ये DIB अपॉन DIC चाहिए मेरे को, DIB अपॉन DIC, तो ये आया, इसको इधर भेज दो, माइनस RE अपॉन RTH प्लस RE, ये आ गया। ये क्या आया, DIB अपॉन DIC आ गया। इसको कुछ इक्वेशन नंबर बोल देते हैं हम लोग, पहले इक्वेशन नंबर हो गया 2 तक हो गया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है। अभी मेरे पास स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सिंस स्टेबिलिटी फैक्टर S
स्टेबिलिटी फैक्टर एस क्या आता है, एस आता है 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC, ये होता है ना। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल के। 3 और 4 से बात करते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से बात करो भैया। 3 और 4 से क्या बात होगी, S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा और DIB अपॉन DIC का वैल्यू ये है। तो माइनस के साथ में तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 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 RE अपॉन RTH प्लस RE। ये वाला वैल्यू देखो एक बार ये वाला वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो एस का वैल्यू आया था फिक्स्ड बाइस के लिए, फिक्स्ड बाइस के लिए एस का वैल्यू आया था मेरे पास में, क्या आया था फिक्स्ड बाइस के लिए एस का वैल्यू आया था 1 प्लस बीटा, ये आया था। यहाँ पर देखो यहाँ पे आ रहा 1 प्लस बीटा और समथिंग ये। अब ये नीचे वाला देखो, बीटा हमेशा पॉजिटिव होता है और बीटा का वैल्यू होता है करीबन, मैंने बताया था कि 40-50 मान लो कम से कम भी अगर लेते हो आप जनरली, तो बीटा का वैल्यू मान लो 50 है। ये तो सारे वैल्यू पॉजिटिव है, रेसिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये मान लो 50 भी है, इसका वैल्यू कुछ भी आया तो ये जो नीचे वाला है कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा इसका, और 1 से ज़्यादा ही आएगा। अब चलो इसका 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है एस का वैल्यू पहले वाले के कंपैरिजन में, ये जो नीचे वाला है अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 प्लस बीटा को, अगर किसी एक से बड़ी चीज से डिवाइड करते तो एस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। मतलब अब जो आएगा एस का वैल्यू लेस देन 1 प्लस बीटा आएगा, क्योंकि 1 प्लस बीटा को इससे डिवाइड और कर रहा हूं, और ये संख्या है पॉजिटिव है, 1 से बड़ी है, तो इस संख्या से अगर डिवाइड करूंगा इस नंबर से, तो एस का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस बीटा से कम हो जाएगा। तो अगर एस का वैल्यू 1 प्लस बीटा से कम हो रहा है, उसमें तो आ रहा था 1 प्लस बीटा फिक्स्ड बाइस में, नियत बाइसीकरण में, इसमें आ रहा है 1 प्लस बीटा से कम आ रहा है, कम आ रहा है वो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा फ्लक्चुएशन उतना ही कम होगा, मतलब एम्पलीफायर अच्छा होगा। इसका मतलब है कि ये उसके कंपैरिजन में बेटर है। इसीलिए जब जनरली जो एम्पलीफायर बनाते हैं उसके अंदर हम लोग ये फॉर्मेट ही काम में लेते हैं। जो सर्किट का होता है, ये जो 4 रेसिस्टेंस वाला सर्किट होता है ना, सेल्फ एमीटर वाला, वो काम में लेते हैं। इसको कई बार बोलते हैं चतुर प्रतिरोध, 4 रेसिस्टेंस सर्किट वो भी बोलते हैं चतुर प्रतिरोध का। चतुर प्रतिरोध मतलब 4 रेसिस्टेंस लगा रहे, 4 प्रतिरोध लगा रहे, तो एक ही बात है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि एस लेस देन 1 प्लस बीटा है। तो एस सेल्फ एमीटर के लिए जो होता है ना, सॉरी फिक्स्ड बाइस के लिए होता है, उससे कम होता है। ये फिक्स्ड बाइस के लिए जो होता है, एक सेकेंड, सेल्फ के लिए जो होगा वो कम हो रहा है फिक्स्ड वाले से। ये स्वाभिनति के लिए कम है, स्वाभिनति के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू किससे, नियत बाइस से कम है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा अच्छा है इसके कंपैरिजन में। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लाइन लिखो, ये पहले छापना था तो छाप लेना इसको, जो भी था, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन क्या है सुनो। स्वाभिनति बाइसीकरण में, स्वाभिनति बाइसीकरण में स्थायित्व गुणांक का मान, स्वाभिनति बाइसीकरण में स्थायित्व गुणांक का मान, स्वाभिनति बाइसीकरण में स्थायित्व गुणांक का मान, स्वाभिनति बाइसीकरण में स्थायित्व गुणांक का मान नियत बाइसीकरण की तुलना में कम होता है, नियत बाइसीकरण की तुलना में कम होता है। अर्थात स्वाभिनति बायस नियत बायस की तुलना में अच्छा प्रवर्धक परिपथ है। अर्थात स्वाभिनति बायस नियत बायस की तुलना में अच्छा प्रवर्धक परिपथ है, अच्छा प्रवर्धक परिपथ है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो इसको।
the stability factor for self emitter, the stability factor for self emitter biasing, the stability factor for self emitter biasing is less than the stability factor for self bias is less than fixed bias, hence self biasing circuit is better, than fixed biasing circuit for amplifier, ठीक है, क्लियर। ये बात चमक गई भैया, ये बात समझ में आती है, ये हो गया आपका। हाँ चलो ठीक है, क्लियर। ये बात हो गई, ये कंप्लीट हो गया। स्टेबिलिटी फैक्टर इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया, दोनों आपने जो सर्किट थे उनके लिए कैलकुलेट कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन और बचा है, और ये जो यूनिट है आधे से ज़्यादा हो चुकी है। आगे 5 लेक्चर और आएंगे आधे घंटे के, मतलब करीबन 3-4 घंटे में यूनिट खत्म हो जाएगी, इतनी है। फिर वो आगे वाली जो यूनिट है वो तो इससे भी ईजी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया।